स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। कोटा और जयपुर नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 1 करोड़ का डोडा चूरा पकड़ा है। डोडा चूरा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। ट्रक चालक पंजाब निवासी सरबजीत गिरफ्तार हुआ है। ट्रक में 3976 किलो डोडा चूरा भरकर ले जाया जा रहा था। NH 48 के 200 फीट चौराहे पर यह कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ की यह बड़ी खेप मध्य प्रदेश के आगर बड़ौद क्षेत्र के कई तस्करों द्वारा पंजाब भिजवाई जा रही थी। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। हिंसा का शिकार जोधपुर अब शांति की ओर लौट रहा है। हालांकि एहतियातन कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील के साथ 8 मई तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया, लेकिन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी इस बीच चल रही है। शांति की पटरी पर लौटती सूर्यनगरी से यह रिपोर्ट देखिए। शांति की राह पर सूर्यनगरी। हिंसा के शिकार शहर में अमन की पहल पूरे देश के लिए। और अगर कोई रूमर होता है, अगर कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, उस पर विश्वास ना करें। कोई भी बात हो, आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस के या प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, बट किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। प्रशासन की सख्ती, सियासत का खेल। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। 2 मई की रात और 3 मई की सुबह को जोधपुर ने जो कुछ झेला, उस पर भले ही सियासत जारी हो, लेकिन इस हिंसा ने सभी को सीख दी है। सख्ती से हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हालात नियंत्रण में होने के बाद आम लोगों को कुछ वक्त की छूट दी गई है। शांति से सभी सब्जी लेके गए हैं। एक साथ आने से सब्जी कोई ले जाना, किसी के हिसाब किताब में गड़बड़ होना, साथ में अपना सामान लेके रवाना हो जाना, पैसा नहीं देना, ऐसा होता है, परंतु एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं पाई गई। हिंसा के शिकार शहर में जब कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली, तो लोग बाग न सिर्फ जरूरत के सामान खरीदते दिखे, बल्कि प्रशासन की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। जबकि चंद दिन पहले हर किसी के पास प्रशासन को लेकर शिकायत थी। सामान मिला, किसी को परेशानी नहीं है। सामान मार्केट के अंदर सामान आपको सबको मिला है, सब बराबर सामान लेके जाने, किसी को परेशानी नहीं। करौली और अलवर के बाद जब जोधपुर भी हिंसा में झुलसा, तो सीएम ने दोषियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, जिसके बाद मंत्री स्तरीय कमेटी जोधपुर को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गई है। 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला, बिल्कुल पीसफुल था, उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और कोई भी इसमें वायलेंस या कोई कुछ नहीं हुआ। शांति बहाली के साथ ही प्रशासन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता दिखा, जिसका असर हिंसा प्रभावित शहर पर दिख रहा है। 211 लोगों का अरेस्ट हुआ था, उसमें कुछ 151 में हुए हैं, कुछ केसेस में हुए हैं, और कुछ लोगों को बेल भी हुई है। उसमें लगभग 22-23 केसेस मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उस पर कार्रवाई चल। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की, लेकिन सीएम के गृह नगर के कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन शांति की पहल में भी शहर पीछे नहीं है, और हर कोई इसके लिए कोशिश कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी कोशिश फरमा कर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। 2 मई की रात को क्या कुछ हुआ, इसकी जांच जारी है, लेकिन उस चंद घंटे की घटना ने सूर्यनगरी की अमन चैन वाली छवि को चोट तो पहुंचाई ही है।
लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देसी और विदेशी पर्यटकों के दिल में बसने वाला शहर फिर से अपने रंग में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जोधपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। वो प्रभु श्रीनाथ जी की भोग आरती की झांकी में शामिल हुए। इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत की और कांग्रेस के होने वाले चिंतन शिविर पर निशाना साधा। कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हो रहा है उदयपुर। चिंतन शिविर या चिंता का शिविर है वो? कांग्रेस को तो चिंता ही करनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी 1885 में बनी, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक 55 वर्षों तक राज किया, और आज वही पार्टी देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक नकार दी गई हो, नीति से, सिद्धांत से, विचार से। तो मुझे लगता है कि ऐसे दल को जो दिशाहीन हो गया हो, जो मुद्दा विहीन हो गया हो, नेतृत्व विहीन हो गया हो, उनको चिंता ही करने की आवश्यकता है। चिंतन से अब कुछ निकलने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सतीश पूनिया जी जिनका ये साफ कहना है कि बीजेपी एक समग्र पार्टी जो सभी को साथ लेकर चलती है। अलका सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। बात मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस की। कांग्रेस अब बीजेपी की तर्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रही है। उसकी कोशिश है कि बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए, ताकि 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत उसी की हो। नव संकल्प शिविर के बाद कांग्रेस में बदलाव। मिशन 2023 के लिए पार्टी की नई रणनीति। जल्द ही कांग्रेस की कार्यशैली बदली नजर आने वाली है, क्योंकि 13 मई से 15 मई के बीच उदयपुर में जिस नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उस शिविर में मिशन 2023 के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की जाएगी। इस शिविर के बाद पार्टी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब बीजेपी की तर्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करेगी और बीजेपी के मंडल और पन्ना प्रमुख को मात देने के लिए सब ब्लॉक की रणनीति पर काम करेगी। आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस संगठन में हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस संगठन 400 ब्लॉक में विभाजित है। इस वक्त तक पूरे प्रदेश में करीब 52,000 मतदान केंद्र हैं। पार्टी के हर ब्लॉक पर औसतन 130 बूथों की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस अब हर ब्लॉक को 10 से 12 सब ब्लॉक में बांटने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश को कांग्रेस 4000 सब ब्लॉक में बांटने पर विचार कर रही है। सब ब्लॉक बन जाने के बाद एक सब ब्लॉक के अधीन 12 से 13 बूथ होंगे। सब ब्लॉक होने से पार्टी को बूथ लेवल पर मैनेजमेंट में आसानी होगी। बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट समय की जरूरत है और बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है और इसी के मद्देनजर छोटे छोटे ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर में पहले इस पर चर्चा होगी और उसके बाद छोटे स्तर पर सब ब्लॉक गठित कर दिए जाएंगे। पार्टी को इससे दोहरा फायदा होगा। पहला फायदा यह कि इससे माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत होगा और दूसरा ये कि निचले स्तर तक मजबूत टीम तैयार हो पाएगी। इतना ही नहीं, सब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणियां होने से पार्टी संगठन में ज्यादा लोगों को पद मिलेंगे और टीम मजबूत होगी। प्रत्येक सब ब्लॉक में अगर 10 से 11 लोगों की कार्यकारिणी भी तैयार हो जाए तो कांग्रेस में 40 से 45 हजार लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस की सब ब्लॉक की रणनीति का कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ता है और वो पार्टी के लिए 2023 में कमाल कर पाते हैं या नहीं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। दौसा जिले की बांदीकुई नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में आज पानी की किल्लत पर जोरदार हंगामा हुआ। पार्षद हंगामा करने लगे, मांग करने लगे कि नगर पालिका की ओर से शहर में जगह जगह जो पानी की टंकियां लगवाई गई थीं
वो सूखी क्यों पड़ी हैं, जबकि बांदीकुई की जनता पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। बैठक में बांदीकुई शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव लिया गया। स्थिति आज ये है कि बांदीकुई प्रशासन की पानी की व्यवस्था बिल्कुल फेलियर है और आम जनता त्रस्त है। और वस्तुस्थिति यह है कि वार्ड में 6 दिन के बाद में टैंकर वाले को 6 दिन फोन करने के बावजूद भी टैंकर वाले 600 रुपये में पानी नहीं डाल रहे। वर्तमान स्थिति को आप देख सकते हो। आप हमारे सदन के खिलाफ अवगत कराना पड़े तो हम कराएंगे। जनता को सही समय पर सही काम देना हमारा दायित्व बनता है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है। रही बात मेरी एनआईटी की, तो मेरा वार्ड में काम स्वीकृत हुआ था, जब वही कार्य समय से पूरा नहीं कर पा रहे, इस बारे में मैं पहले भी हमारे ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को अवगत करा चुका हूँ। बार बार उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने तो इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, क्यों नहीं वो ठेकेदार नहीं कर पा रहा तो इसे कैंसिल करके उसके ऊपर पेनल्टी लगा के इसको रद्द किया जाए काम को। भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम खून से लिखा पत्र सौंपा। कार्यकर्ता महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास कराने के नाम पर चल रहे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता जब अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है इस रैकेट से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया, जिसमें 4 कार्यकर्ता घायल हुए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने खून से लिखे हुए पत्र में राज्यपाल से मांग की है कि महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही धांधली की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भारतीय विद्यार्थी परिषद भरतपुर के द्वारा यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं ने अपने ब्लड से एक ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम लिखा है। पिछले कुछ दिनों से जो विश्वविद्यालय में दलाली चल रही है, उस दलाली को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और हम राज्यपाल महोदय जी से मांग करते हैं कि दलालों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए और दलालों का भंडा फोड़ करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। और खबर अलवर से है। यहां सरिस्का बाग परियोजना में एलिवेटेड रोड बनाने की उम्मीद बढ़ी है। लंबे समय से सरिस्का में एलिवेटेड रोड बनने की मांग उठ रही है। रोड में करोड़ों का खर्चा आने की वजह से काम अटका हुआ था। ऐसे में अब कुछ हिस्से में एलिवेटेड रोड बन सकती है। इस दिशा में वन विभाग, प्रदेश सरकार और NHAI काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि सरिस्का बाग परियोजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जब स्टेट के मुखिया इस तरह के प्लानिंग के लिए जब मार्गदर्शन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये विचार है कि 2-3 चीज़ें प्रमुखता से यहाँ पर होनी चाहिए। मैंने वो निवेदन भी किया है। एक तो एलिवेटेड रोड हमारा जो नटनी का वारा से और थैंक यू बोर्ड तक, सो दैट कि जानवर भी आराम से इसमें आराम से क्रॉस कर जाएँ और व्हीकल्स आराम से ऊपर से निकल जाएँ। दूसरा महत्वपूर्ण काम है पांडुपोल जी मंदिर, जो कि अपना ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ का लोग देवता हैं राजा भर्तृहरि जी और पांडुपोल जी। दोनों ही मंदिरों के लिए एक टनल का प्रपोजल हमने रखा है राज्य सरकार के सामने, तो उस पर अभी काम चलेगा। खबर धौलपुर से। साल 2019 के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। स्कूल जाते समय छात्रा को रास्ते में जबरन रोककर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। दोषी को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 75,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। स्कूल पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी जालिंद को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 75,000 रुपए की अर्थदंड से किया दंडित। परिवादी द्वारा दिनांक 5/8/2019 को थाना मनिया पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसकी नाबालिग बहन दिनांक 3/8/2019 को सुबह स्कूल पढ़ने गई, जिसको रास्ते में जालिंद्र ने जबरन रोककर दुष्कर्म किया, जिसका मुकदमा संख्या 266/19 थाना मनिया पर दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम जालिंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जिसमें न्यायिक परीक्षा में चल रहा था। खबर कोटा से। एयरपोर्ट परिसर में लगी सूखी घास कटाई का काम शुरू हुआ है। गर्मी के कारण सूखी घास में आग लगने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही थी। स्थानीय लोगों में भी इससे डर का माहौल था।
अब निगम के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट परिसर में सूखी घास कटवाने का काम शुरू हो गया है। वालों को, हम दुकानदारों को बहुत परेशानी आ रही है। ये एयरपोर्ट को जो झाड़ियाँ हैं यहाँ, इस झाड़ियों का टेंडर भी होता है, बाकी ये झाड़ियों का कटवाते नहीं है। अगर ये झाड़ियाँ कट जाए तो यहाँ आग लगे नहीं। महीने में 3-3, 4-4 बार आग लग चुकी है और इसको बस्ती को बहुत खतरा है इस आग को। इसके लिए गवर्नमेंट को, इनकी एयरपोर्ट को जो झाड़ियाँ कटाने का टेंडर देते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? इनको झाड़ियाँ कटाना चाहिए और ये झाड़ियों की समस्या से ही आग लगती है। आने वाले टाइम पे बहुत खतरा है, हमारे दुकानदारों को खतरा है। ये लाइन जारी है, इसको खतरा है, हर साल की बात है। पास में पेट्रोल पंप है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजधानी में दौड़ते वाहनों की लंबी कतार और छोटे होते फुटपाथ, पैदल चलना दुश्वार हो गया है। सच तो यह है कि पैदल यात्रियों के मन में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। राजधानी जयपुर में सड़कें तो चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन उनके किनारे सिमटते जा रहे हैं। जो फुटपाथ है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। परकोटे के भीतर के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। लिहाजा पैदल यात्रियों की डगर बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है, जिसके बीच आम आदमी का सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। राजस्थान में सड़कों को व्हीकल फ्रेंडली तो बनाया जा रहा है, लेकिन पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को सड़क पर पैदल चलने में डर लगता है, मन में हादसे की आशंका बनी रहती है। रास्ता तो है, लेकिन भीड़ आती है ना ज्यादा। हाँ, क्या करे भाई, ये ऐसे तो नहीं, अब क्या करे। परेशानी तो आती है सभी को। फुटपाथ होना चाहिए। फुटपाथ जो है वो खाली है, अतिक्रमण अतिक्रमण नहीं है। देखो तो हटाना चाहिए उसको। तो वैसे तो बहुत ज्यादा डर लगता है निकलने में। फुटपाथ खाली नहीं है। फुटपाथ कहाँ है? खाली देखो कैसे कचरा पड़ा है, निकलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं। तो थे गवर्नमेंट ने कि फुटपाथ पे चलेंगी पब्लिक, पर ऐसा है कहाँ? ज्यादा से ज्यादा ठेले रहते हैं, बहुत हालत खराब है यहाँ। बड़ी भीड़ रहती है, चौपड़ से रामगंज बाजार, घाट गेट वगैरह, इतनी बहुत बुरी हालत है यहाँ। पैदल नहीं चल सकता, बहुत बुरी हालत। निगम के प्रवर्तन अधिकारी कहते हैं कि समय समय पर सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर अवैध कब्जा हो जाता है। ऐसे में निगम आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए फुटपाथों पर अतिक्रमण किए लोगों के खिलाफ अभियान चलाएगा। जयपुर नगर निगम जो हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र है, इसमें फुटपाथ को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और ये जो आम लोगों की वो भी आती हैं, इसमें शिकायतें भी आती हैं, क्योंकि एक कंजेस्टेड शहर है और यहाँ पर पॉपुलेशन की जो है वो भी एक ज़्यादा है। तो फिर भी जो है नगर निगम द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते रहते हैं और इसको लेके और भी पब्लिक के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग को लेके अभियान चलाएंगे और इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। सिर्फ अतिक्रमण हटाने से ही फुटपाथ खाली हो जाएंगे या समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत है शहर की कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट प्लान की, जिसमें सड़कों को सिर्फ व्हीकल फ्रेंडली बनाने की बजाय इसमें पैदल यात्रियों की सुविधाओं की भी फिक्र हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कभी सुना है किसी थानाधिकारी को अपने ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिला हो? नहीं सुना, लेकिन ऐसा हुआ है। राजधानी जयपुर की लोअर कोर्ट ने शहर के एक थानाधिकारी को उसी के ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, साथ ही जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। मामला शहर के मानसरोवर थाने से जुड़ा है, जहां पोस्टेड एसएचओ दिलीप सोनी को अब अपने समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। यह आदेश जयपुर महानगर प्रथम की अदालत ACMM 8 ने परिवादी कुश जांगिड़ के परिवाद पर दिया है। दरअसल पूरा मामला मानसरोवर में एक भूखंड से जुड़ा है। आरोप है परिवादी ने इसे अपने भाई के नाम से खरीदा था और जमीन पर निर्माण करवाकर परिवार के साथ रह भी रहा था, लेकिन मुकेश कुमार और अन्य लोगों ने मानसरोवर थानाधिकारी के साथ मिलकर परिवादी के मकान के फर्जी कागजात तैयार करवाए। वहीं परिवादी पर मकान हड़पने का मुकदमा थाने में दर्ज करवा दिया, लेकिन जब परिवादी ने
इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहा तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने शुक्रवार को बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% बढ़कर 16,203 करोड़ रुपए पर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2021-2022 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2021-2022 के चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह 1.85 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इंफोकॉम का शुद्ध लाभ मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में करीब 24% बढ़कर 4,173 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह बात कही। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,360 करोड़ रुपए था। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।